सुप्रभात बच्चों, मैं पीएन भारती हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ एकेडमी। बच्चों, आज का टॉपिक समास है। अब हम देखते हैं कि हम लोग का ये बेस है, जो बच्चे क्लास में नहीं पूछ पाते हैं, इसके लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को काम आवे, आप लोग उसका पुनरावृत्ति कर सकें, पढ़ सकें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। और इसमें क्या होता है? नया शब्द बनता है, यानी दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उससे नया शब्द बनता है, उसे हम समास करते हैं। जैसे यथाशक्ति, यानी ये एक पद हुआ और इसमें दो पद है। शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब हम देखते हैं कि ये दो पद मिलकर के एक पद का निर्माण करता है, एक पद बनता है, एक समासिक पद बनता है जो नए शब्द के रूप में दिखाई देता है। और हम समझेंगे इस बात को कि पद और शब्द दोनों क्या होता है। देखिए, पद जो होता है वह मिला दिया जाता है, सेंटेंस के रूप में उसका प्रयोग होता है, उसी को पद कहते हैं। जैसे राम संज्ञा पद है और इसको शब्द भी कहेंगे, लेकिन कब? अगर अकेले रहता है। ये समास में समझना इससे बहुत जरूरी है। जब अकेले रहता है तो इसको हम शब्द कहेंगे, लेकिन जैसे ही वाक्य में कन्वर्ट होता है, वाक्य में मिल जाता है, उसको हम पद की श्रेणी में रखते हैं। और इसमें आइए समास पढ़ने के लिए 3-4 बिंदुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है। जैसे समस्त पद, समस्त पद। ये समस्त पद क्या होता है? जब दो पदों को मिला दिया जाता है, जब दो पद मिल जाते हैं तो उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे देशभक्ति, देशभक्ति। और इसमें हम देखते हैं दो पद कैसे मिला है, एक देश और एक भक्ति, यानी देश के लिए भक्ति। ये समस्त पद होगा, है ना। अब समास विग्रह, समास विग्रह ये क्या होता है? समास विग्रह जब दोनों पदों को अलग अलग कर देते हैं, जब दोनों पद अलग अलग रूप ले लेता है तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं, अलग। जैसे देश के लिए, देश के लिए भक्ति। अब ये देखते हैं दो पद ये अलग कर दिया, दोनों पदों को, एक पद ये, एक पद ये, दोनों पदों को ये क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? समास विग्रह। जब दोनों पद मिल जाते हैं तो समास पद। अब दोनों पद जब अलग अलग होते हैं तो समास विग्रह कहते हैं, इसको समासिक पद भी कहते हैं। अब आइए यहां देखते हैं, इसके बाद उत्तर पद होता है, उत्तर पद और पूर्व पद। पूर्व पद दोनों क्या होता है? पूर्व पद माने पहला पद, पहला पद। अब इसमें दो पद हैं, देश और भक्ति। दोनों पद में पहला पद ये आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्व पद कहेंगे। और बाद वाले पद
पद को क्या कहेंगे? उत्तर पद कहेंगे। बाद वाले पद को उत्तर पद। पहला पद इसमें देश हो गया, दूसरा पद भक्ति हो गया। तो इस तरह से ये क्या हुआ? उत्तर पद और पूर्व पद। अब आइए चलते हैं समास के प्रकार। मुझे आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद। समास के कितने भेद? समास के 6 भेद। पहला भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा है बहुव्रीहि समास। चौथा है बहुव्रीहि समास। पांचवा है द्वंद्व समास। पांचवा है द्वंद्व समास। और छठा है द्विगु समास। द्विगु समास। आप इसे ठीक से याद कर लेंगे। अब इसकी व्याख्या करते हैं परिभाषा के साथ। तो देखो, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद, देख बेटा आ गया यहाँ पद, उत्तर पद, पूर्व पद, समासिक शब्द और समास वगैरह सारे चीज आएंगे। इसीलिए पहले इन बिंदुओं को बताना जरूरी है। तो अव्ययी भाव समास जिनका पूर्व पद अव्यय हो या जिस समास का पहला पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे दीन दीन, दीन दीन। यथा शक्ति, यानी प्रत्येक दिन शक्ति के अनुसार। यहाँ हम देखते हैं कि ये पहला पद है ना, और कुछ जोड़े शब्द भी होते हैं जो एक जैसे होते हैं, वे भी अव्ययी भाव समास में ही आते हैं। यथाशक्ति जो है, यहाँ यथा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, है ना, ये बिल्कुल अव्यय है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसको अव्ययी भाव समास कहेंगे, क्योंकि इसका पहला पद प्रधान है ना। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, है ना। जैसे आपको मैंने उदाहरण के रूप में बतलाया। अब आइए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसका उत्तर पद, जिसका बाद वाला पद प्रधान हो उसको हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रोग मुक्त, रोग मुक्त, अर्थात इसमें दो पद जो है, ये उत्तर पद हुआ, ये पूर्व पद हुआ। हमको इससे मतलब है, यानी इस समास में, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की ही प्रधानता होती है। तो यहाँ मुक्त को हम क्या कहेंगे? उत्तर पद कहेंगे। तो ये तत्पुरुष समास हुआ, यानी अपादान तत्पुरुष हुआ। यहाँ रोग से मुक्त, इसका विग्रह करेंगे तो रोग से मुक्त,
रसोई घर, रसोई के लिए घर, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्ति। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये यहाँ उत्तर पद की ही प्रधानता दिखाई देता है, इसलिए ये क्या हुआ, तत्पुरुष समास हुआ। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जो कि ये 6 भेद जो है तत्पुरुष समास में ही आते हैं। और ये इसकी व्याख्या कोई खास जरूरी नहीं है। कारण ये है कि अगर परीक्षा में आए कि बताओ ये कौन समास है, तो इसमें लिखना नहीं पड़ता है कि कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये नहीं लिखना पड़ता है। इसलिए तत्पुरुष समास ही हम क्या करेंगे, समझेंगे। और तत्पुरुष समास में होता यह है कि जब समस्त पद होते हैं, यानी जब दोनों पद जुड़ते हैं, तो इसका विभक्ति चिन्ह जो है वह बिल्कुल खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है। अब आइए चलते हैं कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय समास पर। तो ये कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, अर्थात उपमेय और उपमान का संबंध होता है। तो यहाँ कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे काली टोपी, काली टोपी। अब यहाँ हम ध्यान देंगे कि यहाँ काली जो है विशेषण है, टोपी जो है विशेष है। कहता क्या है इसमें, तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, इसलिए यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हम इसको निधड़क कहेंगे कि ये कर्मधारय समास है। लाल रुमाल, लाल रुमाल। अब यहाँ देखते हैं लाल रुमाल क्या होता है, तो ये भी विशेषण है और ये विशेष हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय समास कहेंगे। अब ये आप आइए इस पर चलते हैं बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिसमें न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरे पद की प्रधानता होती है। अब ये देखते हैं कि तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद जिसमें अर्थ की प्रधानता होती है। बहुब्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे गजानन, गजानन। अब यहाँ देखते हैं कि हमको यहाँ किसी भी दोनों पद में से किसी भी पद की प्रधानता हम नहीं देख रहे हैं, है ना। गजानन किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं, इन्हीं का अर्थ है। उसके बाद दशानन, दशानन 10 आनन वाला रावण, चतुरानन 4 आनन वाला ब्रह्मा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थ की प्रधानता इसमें दिखाई देती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। क्यों, तो न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता यहाँ दिखाई देती है, इसलिए ये निसंकोच बहुब्रीहि समास है। अब देखिए यहाँ द्वंद्व समास। अब चलते हैं 5वें पर। द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व का मतलब होता है मतभेद, इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है और ये जोड़े शब्द आते हैं, है ना। और देखा जाए तो विपरीत शब्द भी हो जाते हैं, जैसे दाल रोटी, दाल रोटी। अब यहां देखते हैं ये दाल और रोटी विपरीत भी है, जोड़े शब्द भी हैं, और इसकी पहचान क्या है, इसमें हाइफन दिखाई देता है। इसलिए सबसे बड़ी पहचान यह है कि दोनों शब्दों के बीच, दोनों पदों के बीच एक हाइफन होता है, योजक चिन्ह होता है। अब माता पिता
ये भी अपोजिट हुआ, ये भी उल्टा हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम द्वंद्व समास कहेंगे। भाई बहन, भाई बहन, ये भी क्या है? दोनों पद इसमें प्रधान है, इसलिए इन दोनों पदों को हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। क्यों? एक तो योजक है, दूसरा ये अपोजिट है, युग्म शब्द है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात यह है, ये छठे में द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। संख्यावाची मतलब संख्या को बतलाता है, नंबर को बतलाता है। ये पहला पद द्विगु समास का पहला पद क्या करता है? नंबर को बतलाता है। जैसे नवरात्र, नवरात्र यानी 9 माने 9, 9 रातों का समूह नवरात्र कहलाता है। चौराहा, 4 राहों का समूह जो होता है, 4 राहों का समाहार जो होता है, वह चौराहा कहलाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये चौ जो है यानी 4, तो ये क्या करता है? संख्या को बताता है। 9 जो है ये क्या करता है? तो संख्या को बताता है। त्रिलोक, त्रिलोक अर्थात 3 लोकों का समूह। तो ये क्या हो जाएगा? ये पहला पद जो है वह बतलाता है कि 3 लोकों का समूह है। त्रिदेव, 3 देवों का समूह, उसी को हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। अब मुझे आशा है कि आप इसे ठीक से समझ गए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू बेटे।